तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आइए बच्चों, आज हम बिजनेस स्टडीज के एक और बड़े चैप्टर की तरफ चलते हैं, मार्केटिंग चैप्टर। चैप्टर देखने में बच्चों को बड़ा लगता है, पर यकीन मानिए बहुत ज्यादा इजी चैप्टरों में काउंट करता हूं मैं इसको। ठीक है, तो आइए मार्केटिंग की बात करते हैं। देखिए मार्केटिंग, अगेन वही बात, मार्केट क्या होती है? एक बाजार। बाजार में क्या होता है? खरीद। किस चीज की खरीद? गुड्स एंड सर्विसेज की। यानी मार्केटिंग का मतलब होगा जहां पर हम कोई चीज खरीद रहे और बेच रहे हैं, यानी कि जहां पे बायर और सेलर आपस में मिलते हैं। तो मार्केटिंग इज द प्रोसेस वेयर बाय पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। जहां पर लोग क्या एक्सचेंज करते हैं बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, फॉर मनी, बिल्कुल पैसों के लिए करते हैं, फ्री के लिए कौन करता है? और समथिंग वैल्यू टू देम, या पैसों के लिए करते हैं या कोई और सामान मिल जाए। जैसे मेरे को आपने कहा सर जी फीस के बदले मेरे से आप गोल्ड की अंगूठी ले लोगे, मैं कहा दे देना भाई, समझ गए? तो पैसे के लिए या उससे रिलेटेड कुछ और। मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस वेयर पीपल इंटरेक्ट विद अदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू परसुएड देम टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, say to purchase a product or a services rather than forcing them to do so। फोर्स नहीं किया जाता, फोर्स नहीं किया जाता, सिर्फ आपको हम परसुएड करते हैं बेटे। क्या करते हैं? परसुएड करते हैं, फोर्स नहीं किया जाता। परसुएड का मतलब होता है आपको समझाना, आपको उस प्रोडक्ट के फायदे नुकसान बताना, आपके मन में उस प्रोडक्ट के प्रति कोई पॉजिटिविटी लाना ताकि आप उसे खरीद लो। जोर जबरदस्ती नहीं कि यहाँ पे गन रख दी और कहो जिले पकड़ इसे, खरीद इसे, मुझे नहीं पता। ठीक है, आगे चलते हैं। फीचर बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे बेटे फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। जब हम मार्केटिंग वर्ड बोलते हैं तो कई बच्चे समझते हैं कि मार्केटिंग का मतलब सिर्फ इतना होगा माल को बेच देना। नहीं बेटा, नहीं, बेचना तो बहुत बात की बात है। अच्छा तो सर मार्केटिंग का मतलब होगा एडवर्टाइजमेंट कराना। नहीं, ये भी नहीं है। मार्केटिंग शुरू हो जाती है जब आपने प्रोडक्ट नहीं बनाया होता, उससे पहले से मार्केट शुरू हुई भी होती है। क्योंकि हम सबसे पहले, आज का समय क्या है बेटा, सबसे पहले आपको कस्टमर की जरूरत को समझना पड़ता है बाजार जाके कि ग्राहक चाहता क्या है, वो कैसे गुड्स की डिमांड कर रहा है, वो कैसे गुड्स की चाह रख रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, कि आपको मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी कि मार्केट में कस्टमर को चाहिए क्या आखिर। ठीक है बेटा? ठीक है सर जी। अब आप वो जानकारी इकट्ठी करके अपने ऑफिस में आ गए हो, तो अगला पॉइंट क्या है बेटा? अगला पॉइंट क्या है? मार्केटिंग प्लानिंग। अब आप क्या बनाएंगे? एक प्लान बनाएंगे। प्लान का मतलब क्या होता है? एक कागज लेंगे, कागज पे आप सब लिखोगे कि मेरे को आने वाले एक समय के अंदर अपनी सेल इतनी बढ़ा लेनी है, या मैं इतनी क्वांटिटी माल बेचूंगा। प्लानिंग करते हो। क्या करते हो बेटा? प्लानिंग करते हो। तो सबसे पहले हमने मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी, उसके बाद में हमने मार्केट को लेके प्लान बनाया, उसके बाद में हम प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं। अब कई बच्चे समझते हैं इसका मतलब, देखो बहुत बारीकी बात है, आपसे केस स्टडी के फॉर्म में ऐसी आपको खराब करवाएगा वो। बच्चे यहां सोचते हैं कि हमने प्रोडक्ट बना दिया है। नहीं बेटा, यहां पर सिर्फ एक प्रोडक्ट पे डिजाइन दिया गया है। इसका मतलब है एक पेपर लिया, मान लो आपको एक बाइक बनानी है, तो ये आपकी बाइक बन गई है, ये आपकी बाइक बन गई है। थोड़ा सा समझ लेना बेटा, बाइक ही है ये। ठीक है, ये बाइक है, स्टैंड है उसका। ठीक है, ये आपने अभी पेपर पे सिर्फ बाइक बनाई है, बाइक रियल में नहीं बनाई है। तो यानी वो पेपर पे बनाना कहलाता है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। समझ गए? और उसके बाद में हम क्या करते हैं बेटा? स्टैंडर्ड सेट करते हैं। अब देखिए स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप, एक मिनट। स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग में फर्क क्या होता है? कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसको आप पहले से ही डिसाइड कर सकते हो कि ये ऐसा बन के तैयार होगा। जैसे आप कोई बाइक बनवाते हो तो कंपनी के मालिक को पता होता है ना, मेरी ये बाइक बन रही है, ऐसी बन के तैयार होगी, मेरे हाथ में है वो, मैं उसको बदल भी सकता हूं, उसको मॉडिफाई भी कर सकता हूं, उसको मैं जैसा चाहूं वैसा वो बना सकता हूं। उस केस में तो मैं स्टैंडर्ड बोलता हूं उसको, कि भैया इस स्टैंडर्ड की बाइक आती है हमारी। ग्रेडिंग कहां दी जाती है? ग्रेडिंग वहां दी जाती है बच्चों
जहां आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा ही बन के तैयार होगा। एग्जाम्पल, मान लो आपका आम का बाग है, आप आम उगाते हो, आपको पता होगा कि इस पेड़ से आम इस साइज का उग के निकलेगा? नहीं। तो ग्रेडिंग का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जिसको आप प्री डिसाइड नहीं कर सकते कि ऐसा ही बन के तैयार होगा। और स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट जिसको आप पहले से ही सोच समझ सकते हो कि ये बन के ऐसा तैयार होगा। समझ गए मेरी बात को? तो स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या है बेटा? कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कि अब बहुत सारे कस्टमर को कोई शिकायत है, कुछ बताना है, उनको कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी लेनी है, कि आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई शिकायत आई है तो वो आपको कंप्लेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज भी खोल के रखनी पड़ती है। उसके बाद में आप प्रोडक्ट की पैकेजिंग और लेबलिंग करते हो, यानी कि आप उसके पैकिंग को डिसाइड करते हो। बेटा पैकिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप देखो अभी बेटा वैलेंटाइन डे आने वाला है ना, अब निब्बा निब्बी के लिए कुछ खरीदेगा अगर, तो वो ये देखेगा कि हाँ जी इस प्रोडक्ट, आप दुकान पे जाएगा वो देखेगा सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव उसे उसकी पैकिंग करती है। अंदर क्या प्रोडक्ट है वो तो बात की खेल है, लेकिन अट्रैक्टिव करने वाली चीज क्या है बेटा? उसकी पैकिंग। यानी पैकेजिंग लेबलिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके प्रोडक्ट को मार्केट में फिट करवाने में। ये याद रखिएगा। आप अगर बात को समझो, आप दिवाली पे सोन पापड़ी देते हो एक दूसरे को, है ना। अब सोन पापड़ी उठाई और उसको एक ऐसी पन्नी में लपेटी और दे दी, कितनी बुरी लगेगी, छी छी छी। और अगर हम उस सोन पापड़ी की अच्छे से पैकिंग कर दें, ऊपर से थोड़ा डेकोरेट करवा दें, उसके लिए इज्जत बढ़ जाएगी। तो पैकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है बेटा। ये सब मार्केटिंग के फंक्शन है। अगला पॉइंट, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। कि आप अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखोगे। अब आपने चाहे अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बनाया हो, आपने अपने प्रोडक्ट की बहुत अच्छी पैकिंग करी हो, लेकिन अगर आपने उसके प्राइस बिना सोचे समझे रख दिए कि जी अब तो मैं महंगा बेचूंगा, तो बेटा ये बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा होते हुए भी बिके ही ना। यानी प्राइसिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि सामने वाला आपको वही तो पैसे देगा जो आप मांग रहे हो, पर वो जब ही देगा जब आप उसके मन मुताबिक दाम मांग रहे होगे। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अब मान लो कि, अब समझो आईफोन को आप क्यों 2-2 लाख रुपए का खरीद लेते हो, वो डिजर्व कर। अब ओप्पो वाला भी कहता है मैं भी 2 लाख का बेचूंगा, ये भी तो फोन ही है, मेरा भी तो फोन ही है। बेटा उसका 2 लाख का कौन खरीदेगा? आप खुद दिमाग लगाओ, आप खरीद लोगे? कोई कहे 2 लाख रुपए का ओप्पो का फोन लेंगे, ओप्पो नाम ही अलग सा अजीब सा लगता है इसका। तो बेटा प्राइस बहुत बड़ा मैटर करता है आपके प्रोडक्ट को फेल या पास कराने में, याद रखिएगा। उसके बाद आप करते हैं बेटा प्रमोशन। अब प्रमोशन का मतलब क्या होता है? प्रमोशन का मतलब 2 चीजें होती हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना, प्लस कस्टमर को परसुएड करना। परसुएड का मतलब ऐसे समझ लो, मजबूर करना कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो। मजबूर का मतलब ये नहीं गन रख दी, मतलब उसको ऐसे समझाओ, उसको ऐसे मैनिपुलेट करो कि आपका वो प्रोडक्ट खरीद ले। तो अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देना यानी अवेयरनेस देना, और मजबूर करना, परसुएड करना कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। उसके बाद फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? कि आप अपना माल कस्टमर तक कैसे पहुंचाओगे। जैसे डोमिनोज वाला है, वो अपने आउटलेट खोलता है, आप उसके आउटलेट पे जाते हो, उसका प्रोडक्ट खरीदते हो, खाते हो। आपका उसका पिज्जा कहीं हलवाई की दुकान पे नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने अपना सिस्टम ऐसा बना रखा है कि ना भैया ना, मैं तो अपने आउटलेट पे ही अपना माल बेचूंगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझिए कि हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक किस तरीके से डिलीवर करने वाले हैं। उसके बाद अगला क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, कि किस तरीके से माल को पहुंचाया जाएगा। जहां तक भी मान लो अब आपने ये सोचा है कि मैं तो जी पहले होलसेलर को बेचूंगा, होलसेलर आगे बेचेगा, तो होलसेलर तक कैसे पहुंचाया जाएगा, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त करना। स्टोरेज और वेयर हाउसिंग, यानी आपने माल बना के रख लिया है, अभी वो बिका नहीं है, तो इतने दिन कोई ऐसा तो है नहीं खुले आसमान के नीचे छोड़ देंगे, तो आपको उसके लिए स्टोरेज और वेयर हाउस का भी जुगाड़ करके रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा? तो ये सब आपके हो गए बेटा फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। क्या हो गए मेरे बच्चे? फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। तो सबसे पहले हम क्या करके गए थे? हम सबसे पहले बाजार गए थे, कस्टमर के बारे में जानकारी लेकर आए थे। उसके बाद हम घर आए, घर पे आकर के हमने एक पेपर उठाया, 2 पेपर उठाए बेसिकली।
एक पेपर पे तो मैंने मार्केट की प्लानिंग लिखी कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा। दूसरे पेपर पे मैंने प्रोडक्ट को लेकर के उसका डिजाइन सेट करा कि मैं तो ऐसी बाइक बनवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त हमारे को पता होता है कुछ प्रोडक्ट हम पहले से ही सोच सकते हैं कैसा बन के तैयार होगा, कुछ प्रोडक्ट को हम पहले से नहीं सोच सकते, तो उसको बोलते हैं बेटा स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। उसके बाद में हम कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज भी खोलते हैं कि किसी को शिकायत करनी तो वो शिकायत कर सके। पैकेजिंग लेबलिंग पे ध्यान देते हैं, प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, प्राइसिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्रमोशन का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी पहुंचाना और आपको परसुएड करना, मजबूर करना कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है अल्टीमेटली मैं अपना माल कस्टमर तक किस तरीके से पहुंचाऊंगा, दैट इज कॉल्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन, माल पहुंचाएंगे तो किस तरीके से पहुंचाएंगे, बस में बैठाएंगे माल को, मतलब बस में रख के भेजेंगे, ट्रेन में भेजेंगे। उसके बाद में स्टोरेज और वेयर हाउस करना। उसके बाद में आपका ये 11 फंक्शन है बेटा, ये आपकी केस स्टडी की फॉर्म में आ जाएगा। ये शॉर्ट नोट्स हैं, आप थोड़ा इसको पढ़ लेंगे तो आपको फिर और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है मेरे बच्चे। अब ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज्यादा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या फिलॉसफीज के नाम से आ जाए, कॉन्सेप्ट के नाम से आ जाए, ओरिएंटेशन के नाम से आ जाए, तो समझ लीजिएगा यही सवाल है और ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। देखिए पहले कॉन्सेप्ट का मतलब समझो, यानी अब मार्केट किस आधार पे चलती है, पहले किस आधार पे चलती थी। बेटा आज का टाइम थोड़ा कंपटीशन वाला टाइम है, बहुत कंपटीशन है, लेकिन थोड़ा सा समय पहले चलते हैं, बहुत पहले इतने मैन्युफैक्चरर नहीं होते थे, लिमिटेड मैन्युफैक्चरर होते थे। तो पहले मार्केटिंग का उनका फिलॉसफी या उनका कॉन्सेप्ट क्या था, उनका कॉन्सेप्ट था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया उनकी पहले सोच ये थी कि माल की क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा बनाओ, बिक तो जाएगा ही। अरे भैया और कोई बना ही नहीं रहा, हम ही बना रहे, एक दो प्लेयर हैं बाजार में, हमारा भी माल खूब बिक जाएगा। ज्यादा लेवल पे बनाओ, ताकि जब ज्यादा लेवल पे बनाओगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो हम बाजार में उसको इजीली बेच देंगे। उसको बोलते हैं बेटा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। फिर समय बदला तो उन दुकानदारों को, मतलब मैन्युफैक्चरर को समझ में आ गई थी कि भैया अब थोड़ा कंपटीशन थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो सिर्फ क्वांटिटी से नहीं खेला जा सकता, अब हमारे को क्वालिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे ही हमारा माल नहीं बिक जाएगा। तो सभी मैन्युफैक्चरर अब क्वालिटी पे ध्यान देने लग गए। फिर समय और बदला कि भैया सभी क्वालिटी देने लग गए तो हमारा माल कैसे बिकेगा। तो अगला कॉन्सेप्ट आया बेटा सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट करना, कि आप दबा के एड चलाओ बाजार में। समझो मेरी भी एक दुकान है, आपकी भी एक दुकान है, तुम भी बढ़िया माल बेच रहे हो, मैं भी बढ़िया माल बेच रहा हूं, पर मेरा ज्यादा बिके ये कैसे हो सकता है, जब मैं भैया दबा के ऐड मारूं, इसका खूब ऐड करूं, बाहर एक सुंदर सी लड़की खड़ी कर दूं, मान लो मेरी साड़ी की दुकान है, वो साड़ी पहन के, ज्वेलरी पहन के आपको अपनी तरफ बुलाएगी, आओ जरा दुकान में देखो इतनी सुंदर सुंदर हम पे साड़ियां हैं वगैरह वगैरह। तो एडवर्टाइजमेंट, अब समय आ गया एडवर्टाइजमेंट का, तो सभी लोगों ने ऐड भी करने शुरू कर दिया। आप देख ही रहे हो कितने ऐड आपको बाजार में दिख जाते हैं। फिर समय और बदला तो आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब लोगों को समझ में आ गया कि ना गुरु ना, अब खाली ऐड से काम नहीं चलेगा, अब हमारे को अपने भगवान को याद कर लेना चाहिए, यानी कस्टमर को ध्यान रखना चाहिए। अब हमें कस्टमर की नीड को समझना पड़ेगा कि कस्टमर आगे चाहता क्या है, तब प्रोडक्ट बनाएंगे। पहले ऐसे नहीं होता था, अजी ऐसी तैसी में गया कस्टमर। पहले मैन्युफैक्चरर राजा था, मैन्युफैक्चरर को पता था मेरा माल बिकेगा ही बिकेगा, क्योंकि और माल, समझो ना आप आज इतने चूजी क्यों हो रहे हो, क्योंकि आपके पास में वैरायटी है। तो जब वैरायटी है तो आप चूजी हो रहे हो ना, तब तो मेरे को आपके हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, मेरे को अगर दुकान चलानी है, अपना प्रोडक्ट बेचना है। लेकिन जब मुझे पता था और काउंटर पे मेरे अलावा माल ही नहीं बिकता, किसी का होता ही नहीं है, बिकना छोड़ो होता ही नहीं है, क्योंकि बाजार में इतने मैन्युफैक्चरर है ही नहीं, तो मैं क्या आपके साथ लल्लो चप्पो करने वाला हूं, मगर हटा परे है, आगे तो दूसरा बंदा आ रहा है माल खरीदने, तू साइड हो। तो यानी अब हमें समझ में आ गया ना भैया ना, अब भगवान को याद करना चाहिए, अब हमें कस्टमर को भी ध्यान रखना चाहिए। फिर ये हमने कस्टमर का ध्यान रखने लग गए। अब जो लेटेस्ट चल रहा है ना बेटा, अब जो लेटेस्ट चल रहा है वो ये चल रहा है सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये क्या है कि आपको कस्टमर का तो ध्यान रखना ही है,
कस्टमर का तो आपको ध्यान रखना ही है, प्लस आपको थोड़ा सा सामाजिक कामों में भी जुड़ना पड़ेगा ताकि आपके प्रोडक्ट की और आपके कंपनी की इमेज अच्छी हो सके। जैसे आपके सामने जैसे टाटा का नाम आता है, मैं नहीं जानता आप कितना जानते हो टाटा ग्रुप के बारे में, रतन टाटा साहब के बारे में, जैसे टाटा का नाम आता है दिमाग में एक इज्जत आती है कि रतन टाटा साहब यार देश के लिए कुछ करते थे, मतलब बहुत ध्यान रखते थे, बहुत बहुत चीजें सोचते थे गरीब आदमी के लिए, है ना। तो इससे क्या हुआ, वो ऐसा ऐसा उन्होंने क्या करा, बहुत अपना दान पुण्य करा, ये करा वो करा, समाज में इज्जत बनाई, जिससे टाटा के प्रोडक्ट के लोग दीवाने हो गए कि ना भैया ये कंपनी तो भगवानों की तरह लोगों का ध्यान रख रही है, हमारे साथ धोखा कर ही नहीं सकती। इस कंपनी का होता है ना, कई बार हम जिसके लिए पॉजिटिव इमेज बना लेते हैं, हम बार बार उसी की दुकान पर चढ़ते हैं जाकर करके। तो इसको बोलते हैं बेटा सोशल कॉन्सेप्ट, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर मार्केटिंग यानी कस्टमर प्लस सोशल यानी समाज के बारे में ध्यान रखा गया है। थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट प्रॉफिट कुड बी मैक्सिमाइज्ड बाय प्रोड्यूसिंग एट अ लार्ज स्केल, बड़े स्केल पे माल बनाओ, देयर बाय रिड्यूसिंग द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ताकि आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो सके। फिर आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ये क्या कहता था, ये कहता था ना भैया ना थोड़ा क्वालिटी पे ध्यान दो, तो हमने क्वालिटी पे ध्यान देना शुरू कर दिया। वो क्या है, द एम्फोसिस ऑफ द फर्म शिफ्टेड फ्रॉम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन टू क्वालिटी, क्वांटिटी से कहां शिफ्ट हो गए, अब हम क्वालिटी पे शिफ्ट हो गए, ठीक है ना बेटा। उसके बाद सेलिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट प्रॉफिट कुड बी मैक्सिमाइज्ड बाय इंक्रीजिंग सेल वॉल्यूम बाय अंडरटेकिंग एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट। आपको प्रमोशन करवाना पड़ेगा, आपको एड वगैरह करने पड़ेंगे, सुंदर सी लड़की खड़ी करनी पड़ेगी। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यानी कस्टमर के बारे में सोचना। अब ये क्या है, आओ पढ़ लेते हैं इसको भी। मार्केटिंग ओरिएंटेशन इंप्लाइज दैट focus on satisfaction of customer need is the key of success of any organization। कि कस्टमर भैया भगवान को याद कर लो, उसकी जरूरत पूरी करोगे तो आपकी दुकान चल पाएगी, वरना जयराम जी की, अगर आपको लंबे समय तक अपना धंधा चलाना है तो। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बाय आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ इट्स प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव बायर। प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव बायर का मतलब होता है जो बायर आपका है, अभी ग्राहक है, उसको तो हम प्रेजेंट बायर बोलते हैं, और जो ग्राहक बन सकता है उसको बोलते हैं बेटा प्रोस्पेक्टिव बायर। एंड सेटिस्फाइंग देम इन इफेक्टिव वे। द बेसिक रोल ऑफ द फर्म इज टू आइडेंटिफाई नीड एंड फिल देम। पिलर ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वही है, आइडेंटिफाई द मार्केट और कस्टमर को आइडेंटिफाई करो कि आपका कस्टमर है कौन। जैसे आपको पता है BMW के कस्टमर आम जनता नहीं है, ठीक है, तो उन्हें पता है मुझे कहां टारगेट करना है, ठीक है ना बेटा। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर इन द टारगेट मार्केट। उनकी पहले सबसे पहले ये समझो आपके कस्टमर कहां बैठे हुए हैं, फिर समझो उनकी जरूरतें क्या हैं, फिर समझो बेटा डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर सेटिस्फाइंग नीड, ताकि उनकी नीड सेटिस्फाई हो सके, ऐसा प्रोडक्ट तैयार करके दो। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमारा कस्टमर कहां बैठा है, फिर हमने क्या देखा उसकी जरूरत क्या है, फिर हमने क्या देखा कि हमारे को अपना प्रोडक्ट इस तरीके से डेवलप करना है कि उसकी नीड सेटिस्फाई हो सके। सेटिस्फाई नीड ऑफ द टारगेट मार्केट बेटर देन कॉम्पिटिटर, और हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर अपने कस्टमर को सर्विस देके उसे संतुष्ट करें। सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, द सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होल्ड दैट target market and deliver the desired need and want effective and efficient manner so that long term well being of consumer and society। ये है मेन बात, कंज्यूमर और सोसाइटी दोनों का आपको ध्यान रखना है, is taken care of। the social marketing concept is the extension of marketing concept। बिल्कुल ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का एक्सटेंशन है, इसका एक्सटेंशन है ये। इसमें सिर्फ कस्टमर था, इसमें कस्टमर और सोशल दोनों के दोनों है। ओके सर जी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा। अब आगे चलते हैं बेटा, अब आगे चलते हैं मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में इसमें आता है 4P। पहला P प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये सब चीजें, ठीक है। आओ एक एक करके सबके बारे में बात कर लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस के बारे में, ठीक है। चलिए, तो एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, सबसे पहले प्रोडक्ट। अब इसके अंदर देखिए, पहले मिक्स का मतलब समझो। मिक्स का मतलब समझो, एक प्लेट है, एक थाली है, उसके अंदर बहुत सारी सब्जियां रखी हुई हैं, तो आपने इस थाली के अंदर जो सब्जियां रखी हुई हैं इसको बोलते हैं थाली मिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, एक थाली मिक्स।
ऐसे ही आपने प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या हुआ कि आपने अपनी कंपनी के अंदर जो भी प्रोडक्ट बना रखे हैं, कितने प्रकार के प्रोडक्ट बना रखे हैं, आप कितने प्रकार के प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स या प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रोडक्ट मीन्स गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच इज ऑफर्ड टू द मार्केट फॉर सेल। फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, अ प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज। यूटिलिटीज का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। प्रोडक्ट जो है कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, which is purchased because of its capability to provide satisfaction of certain need. Product mix is the combination of, ये है मेन लाइन, product mix is the combination of all product offered for exchange by the company, की कंपनी कितने प्रोडक्ट ऑफर कर रही है बदले में। जैसे कि हमारा इंस्टीट्यूट है, हम इंस्टीट्यूट में कौन कौन सी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम साइंस भी पढ़वा रहे हैं, हम कॉमर्स भी पढ़वा रहे हैं, हम ह्यूमैनिटीज भी पढ़वा रहे हैं, हम 9th भी पढ़ा रहे हैं, हम 10th भी पढ़ा रहे हैं, हम जेई नीट सीयूईटी सबकी तैयारी करा रहे हैं। ये हमारा प्रोडक्ट मिक्स है। कोई इंस्टीट्यूट है वो कहता नहीं जी मैं तो बस 11th 12th का ही काम करता हूं, तो वो उसका प्रोडक्ट मिक्स है, उसकी थाली में उसने कितने प्रोडक्ट संभाल के रखे हुए हैं, ठीक है बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, हाँ अगला पॉइंट क्या है, प्राइस। अब प्राइस क्या होता है, प्राइस तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट होता है। प्राइस वो है जो एक कस्टमर आपको पे करेगा, तो आपको बहुत ध्यान से उसको सेट, अभी इसकी डिटेल पढ़ेंगे जब अच्छे से समझाऊंगा। तो प्राइस आप अच्छे से जानते हो, प्राइस का मतलब जो एक कस्टमर आपको बदले में पे करेगा, ठीक है। डिटेल के टाइम पे डिटेल पढ़ेंगे। अब प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप अपना माल कस्टमर तक पहुंचाओगे कैसे। आप डायरेक्टली अपने आउटलेट जैसे डोमिनोज ने खोल रखे हैं, आप उसके पास जाओगे और कस्टमर वहीं आएगा, मतलब आप दुकान खोलोगे कस्टमर आप ही की दुकान पे आएगा, या आप अपने पिज्जा डिलीवर करोगे जगह जगह दुकानों पे ताकि कस्टमर आम दुकानों पे जाके आपका पिज्जा खरीद ले, तो उसको बोलते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी डिटेल आएगी। और प्रमोशन का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया था, ऐड करना यानी अपने प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचाना, और प्लस मजबूर करना, परसुएड करना कि हमारे प्रोडक्ट को आप खरीदो। तो याद रखिएगा। आइए इसकी सबकी डिटेल पे धीरे धीरे चलते हैं। तो अच्छा चलो पहले ये कराएं, चलो पढ़ते ही चलते हैं फिर, है ना, फिर वापसी आना पड़ेगा नहीं तो। चलो ये चलते हैं। अब ब्रांडिंग क्या होती है, ब्रांड भाई ब्रांड तो बहुत काम की चीज है भैया। ब्रांड से आपको बहुत फायदा मिलता है अगर आप ब्रांड अपना डेवलप कर लेते हो। आपने अपना नाम बना लिया बाजार में तो फिर तो बस आपका ठप्पा लगता है माल बिकता है, ठप्पा लगता है माल बिकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, अब एप्पल है, एप्पल ने अपना नाम बना रखा है, ब्रांड बना रखा है अपना। अब वो बाजार में जब चाहे, अब मान लो उसका मन कर रहा है जी मैं तो क्या करवाऊं, मैं एसी बनाऊंगा, एप्पल का मन है, तो आईफोन मतलब एप्पल का एसी, एप्पल का लोगो बनाया, एसी लॉन्च कर दिया, भाई प्रोडक्ट धड़ल्ले से बिकेगा, लोग आराम से खरीद के लेकर जाएंगे। तो उसको बोलते हैं बेटा ब्रांड बनाना। ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम, अपने आपको कोई नाम देना, कोई साइन देना, जैसे मैकडोनल्ड ने अपना साइन दे रखा है एम, सिंबल देना टू द प्रोडक्ट which help in identifying and distribution from the competitor product, जो बाजार में आपको अलग पहचान दिलाएगा, कॉम्पिटिटर से आपको अलग दिखाएगा कि हाँ जी, जैसे आप देखते होगे अभी आप चॉकलेट खरीदने जाते होगे, जैसे आपको नीले रंग का कुछ भी रैपर दिखता होगा दिमाग में आता है कैडबरी की चॉकलेट है ना, तो उसने अपने आप को इस तरीके से अपना ब्रांड बना रखा है। अब ब्रांड क्या होता है, ब्रांड इज अ नेम, एक नाम, एक टर्म, एक साइन, एक सिंबल, डिजाइन और सम कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। ब्रांड नेम क्या होता है, दैट पार्ट ऑफ ब्रांड, ये इसी का पार्ट होता है विच कैन बी स्पोकन, जिसको बोला जा सके। आप समझो, आप डिजाइन को बोल थोड़ी सकते हो, मान लो नाइकी का डिजाइन ऐसा है, इसको कैसे बोल के समझाओगे, जिसको आप बोल सको, जैसे एशियन पेंट बोल सकते हो ना, इसको बोलते हैं ब्रांड नेम। एक होता है ब्रांड मार्क, दैट पार्ट ऑफ ब्रांड, ये भी इसी का पार्ट। भाई समझो, ब्रांड का, ब्रांड में तो नाम भी आ गया, ब्रांड में तो साइन भी आ गया। अब ब्रांड नेम का मतलब हो गया, सिर्फ नेम की बात करें तो ब्रांड नेम, ठीक है। ब्रांड मार्क का मतलब क्या हुआ, दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी रिकॉग्नाइज ओनली, जिसको हम सिर्फ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना आपको नाइकी का ये साइन है, बट कैन नॉट बी स्पोकन, उसको बोला नहीं जा सकता। डेविल ऑफ ओनिडा एक्सेट्रा, जैसे वो ओनिडा तो आप खैर जानते नहीं हो, ओनिडा टीवी वगैरह आते थे, उसके अंदर एक डेविल आता था, मतलब एक राक्षस सा बना आता था। तो आप समझो वो उसका एक साइन है, कोई नाम नहीं दिया गया, ये तो आपको सिर्फ समझाया गया, उसको राक्षस बोलते हैं पर उसका कोई नाम नहीं दिया गया था, समझ गए ना। ट्रेडमार्क,
ब्रांड इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट इज यूज बाय द अदर फर्म। ट्रेडमार्क का मतलब होता है जब आप अपने नाम को रजिस्टर्ड करवा लो, आपका वो नाम कोई और यूज नहीं कर सकता। जैसे मैकडी का एम कोई और यूज नहीं कर सकता। कोई एरा गैरा हलवाई उसने अपने बिल्कुल सेम एम का वो लगवा दिया, भाई साहब अगले दिन छापा पड़ेगा, दुकान बंद होगी अलग। आगे चलते हैं, पैकेजिंग की बात करते हैं। तो पैकेजिंग 3 प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी पैकेजिंग, एक होती है सेकेंडरी पैकेजिंग, एक होती है बेटा ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है? प्राइमरी पैकेजिंग वो पैकेजिंग होती है बेटा जो प्रोडक्ट के जस्ट ऊपर होती है। जैसे मान लो ये साबुन की टिकिया है, ठीक है, ये साबुन है, सोप, लक्स की साबुन है ये, ठीक है बेटा। अब इस लक्स की साबुन के ऊपर एक आपने देखा होगा एक पेपर आता है, एक पेपर आता है। लो मैं पेपर बना देता हूं आपके लिए। ये पेपर है जिसके अंदर ये साबुन होती है। मैं इस पेपर की बात कर रहा हूं। इस पेपर के जस्ट बाद साबुन आ जाती है ना। तो प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब होता है वो पैकेजिंग जो प्रोडक्ट के जस्ट ऊपर होती है। कई बार ये पैकिंग, जैसे आप प्रोडक्ट को यूज करना चालू करते हो, जिस दिन आप प्रोडक्ट को यूज करना चालू करते हो तुरंत आप इस पैकिंग को फेंक देते हो। बिल्कुल ऐसे ही करते हो। ऐसा तो नहीं करते ना कि साबुन यूज करिए और फिर पैकिंग में घुसा दी, या फिर इसी कागज को लगाए लगाए नहा रहे हो, चलो साबुन भी नहीं घिसी नहा भी लिया। ऐसा तो कोई नहीं करता। कई बार ये पैकेजिंग पूरी उसकी लाइफ तक रहती है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये आपने देखा, ये बताओ ये क्या है बेटा? सर जी ये वो है, सर जी ये वो है, टूथपेस्ट है बेटा। ये थोड़ा समझ लेना है ना बेटा, ये टूथपेस्ट है, ये कोलगेट का। अब समझो इसके अंदर वो ट्यूब भरी हुई है, फिल हुई हुई है। इस फिलिंग के जस्ट ऊपर जो है वो प्राइमरी पैकेजिंग है। पर क्या आप ऐसा करते हो? आज मैं पेस्ट लेके आया हूं, उसको लिया और सारा का सारा पेस्ट एक बार में निकाल लिया, दीवार पे चिपका दिया और ये पैकिंग फेंक दी। अब रोज जाऊंगा, ब्रश लूंगा, दीवार पे ऐसे पहुंचूंगा और ब्रश करूंगा, आगे बढ़ूंगा। ऐसा तो कोई नहीं करता। यहाँ पे पैकिंग जब तक लगी रहेगी जब तक प्रोडक्ट खत्म ना हो जाए। तो प्राइमरी पैकेजिंग कई बार तो तुरंत हट जाती है, कई बार तो तुरंत हट जाती है बेटा, और कई बार वो प्रोडक्ट की पूरी लाइफ तक उसके साथ चिपक के चलती है। तो पढ़े, द प्राइमरी पैकेज रेफर्स टू द प्रोडक्ट इमीडिएट कंटेनर, जस्ट ऊपर जो होता है। इट इज केप्ट टिल द कंज्यूमर इज रेडी टू यूज द प्रोडक्ट। ये जब तक रहता है जब तक प्रोडक्ट में यूज करना शुरू ना कर दें। और इट में बी केप्ट थ्रू आउट द एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। और कई बार तो पूरी लाइफ टाइम उसके साथ ही जैसे पेस्ट चिपकी रहती है, ठीक है ना बेटा। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है? सेकेंडरी पैकेजिंग होती है जो इसके ऊपर एक और रैपिंग चढ़ी हुई होती है। ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ी बना दी मैंने, मतलब इसके ऊपर जो जस्ट एक और रैपिंग चढ़ी हुई होती है उसको बोलते हैं बेटा सेकेंडरी पैकेजिंग, यानी एडिशनल लेयर। इस ट्यूब के ऊपर भी एक आता है ना, डब्बा के अंदर आती है, इसको बोलते हैं बेटा सेकेंडरी पैकेजिंग। पढ़िए, द कार्डबोर्ड बॉक्स, अब तो समझ आ ही गया होगा आपको। द सेकेंडरी पैकेजिंग रेफर्स टू द एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। When the consumer start using the product, the secondary packaging is disposed of। तो ऐसे में आप उसको फेंक ही देते हो, ठीक है ना। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग क्या होती है? कॉरुगेटेड बॉक्सेस, यानी ट्रांसपोर्ट, यानी कि आप समझ लो ये एक बहुत बड़ा डब्बा है जिसके अंदर बहुत सारी पेस्ट रखी हुई है, पेस्ट के डब्बे। मतलब ये जो व्यापार करने के लिए जिसकी पूरी पैकिंग आती है ना, जिसमें बहुत सारे टूथपेस्ट रखे हुए हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। द ट्रांसपोर्टेशन पैकेज रेफर्स टू द पैकेज नेसेसरी फॉर स्टोरेज, आइडेंटिफिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन। जो स्टोरेज के लिए जरूरी है बिल्कुल, वरना खराब हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन, इधर उधर माल भेजने में। लेबलिंग क्या होता है? लेबलिंग का मतलब होता है बेटा कोई भी आप प्रोडक्ट उठा लो, मैं देखता हूं यहां कोई प्रोडक्ट अगर मुझे मिल जाता है तो, है ना। जैसे कि मैं मार्कर लेके आया हूं आपके लिए, तो आप नहीं भी दिखे तो समझ जाना। ये मार्कर है, ठीक है, ये उसके ऊपर ब्रांड नेम आ गया, ठीक है। अब इसके पीछे बहुत सारी लिखा पड़ी होती है, इसमें ये किस किस चीज से मिलकर बना है, फला ठिकाना है, एमआरपी कितनी है, कहां से आ रहा है, उस कंपनी का एड्रेस, बहुत चीजें होती है। दिस इज कॉल्ड लेबलिंग, दिस इज कॉल्ड बेटा लेबलिंग, इसको लेबलिंग बोलते हैं बच्चे। तो लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द लेबल डिजाइन करना एंड पुटिंग इट ऑन द पैकेज, और पैकिंग के ऊपर उसको लगवा देना। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, ताकि प्रोडक्ट के बारे में जानकारी पहुंच सके, उसके अंदर क्या क्या शामिल है उसके बारे में पता लग सके, मेथड ऑफ यूज कैसे यूज करना है, वो सब कुछ उस लेबलिंग के थ्रू हम बता पाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
फैक्टर डिटर्मिनेशन फिक्सेशन ऑफ प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इस चैप्टर से, कि प्राइस को आप सेट करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है मुझे तो बहुत जल्दी से प्रॉफिट कमाना है ना, तो फिर तो आप महंगाई प्राइस रखोगे कि 4 ग्राहक आए पर बढ़िया कमा लूं एक ही साथ। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव है ना भैया मेरे को तो मार्केट शेयर बनाना है पहले अपना, यानी मार्केट में पहले पकड़ बनानी है, तो ऐसे में आप प्राइस को थोड़ा सा हल्का रखोगे। समझ गए मेरी बात को? तो प्रॉफिट बढ़ाना है तो ज्यादा प्राइस रखो, मार्केट का शेयर पकड़ना है तो भैया सीधी बात है अपना प्राइस थोड़ा कम ही रखो, तभी मार्केट में पकड़ बना पाओगे। आप भी देखते हो कोई भी प्रोडक्ट जब बाजार में आता है तो वो सस्ते दामों पे बेचा जाता है। सर्वाइविंग इन द कॉम्पिटेटिव मार्केट, अगर आपको कंपटीशन बहुत है मार्केट में, सर्वाइव करना भारी हो रहा है, अपनी दुकान चलानी भारी हो रही है, तो सर्वाइव इन अ कॉम्पिटेटिव मार्केट द फर्म हैज टू ऑफर डिस्काउंट, तो ऐसे में तो आपको डिस्काउंट तक ऑफर करने पड़ेंगे। अटेनिंग मार्केट, हाँ अगर आपका उद्देश्य है मेरे को तो जी क्वालिटी अच्छी देनी है, तो भैया क्वालिटी अच्छी दोगे तो महंगाई बेचना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपको खुद खर्चा बहुत करना पड़ेगा। जनरली हाई प्राइसेस आर चार्ज टू कवर कॉस्ट ऑफ R&D। अगर आप थोड़ा मन से भी सोचोगे आप खुद जवाब पा लोगे कि कम में ज्यादा प्राइस रखूंगा, कम में कम प्राइस रखूंगा। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद में मैं ये देखता हूं प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये प्रोडक्ट मुझे कितने का पड़ा है। भाई आप समझो मेरा अगर वो मान लो मैं ये पेन बेचता हूं, ठीक है, ये पेन जी मेरे को 100 रुपए का तो मुझे पड़ता है बना बनू के। क्या मुझे ये जानना जरूरी है या नहीं है कि मुझे कितने का पड़ता है? बिल्कुल सर, इतना तो जानना जरूरी है, वरना आप कैसे प्राइस सेट कर पाओगे। अब मुझे पता है 100 रुपए का ये मुझे पड़ता है, तो 100 से कम तो मैं नहीं बेचने वाला, वरना घाटा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट पता करते हैं कि कॉस्ट ये मुझे कितने की पड़ रही है। ये आपको बताता है आपके प्रोडक्ट का मिनिमम प्राइस, कि कम से कम आपको इतना प्राइस तो रखना ही पड़ेगा, इससे कम आप बेचोगे तो लॉस है, इस पे बेच के ना फायदा है ना नुकसान है, बस आप बच जाओगे। फिर आता है एक्सटेंट ऑफ, एक मिनट, अब आप पढ़ो पहले ये वाला पॉइंट, इसके बाद पढ़ो ये वाला पॉइंट। मार्केट में आपके प्रोडक्ट को लेकर डिमांड कैसी है। अगर मार्केट में आपके प्रोडक्ट को लेके लोग पागल हैं, बहुत डिमांड है, लोग बहुत संतुष्ट हैं, तो ऐसे में आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो, मैक्सिमम प्राइस चार्ज कर सकते हो। जैसे आईफोन इतना प्राइस क्यों चार्ज कर पा रहा है, क्योंकि लोग उसके प्रोडक्ट को लेके कुछ ज्यादा डिमांडिंग है, थोड़े से उनको संतुष्टि ज्यादा मिलती है। और रियल में आपका प्राइस रहेगा कितना, ये डिसाइड करवाता है मार्केट का कंपटीशन। अगर मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो भैया आपका जो प्राइस होगा वो मिनिमम प्राइस के आसपास जाने वाला है। और अगर मार्केट में कंपटीशन है ही नहीं है, ना के बराबर है, तब आपका मीटर किधर जाने वाला है, मैक्सिमम प्राइस की तरफ जाने वाला है। तो 4 पॉइंट पढ़ाए मैंने आपको कि प्राइस सेट करते समय हम सबसे पहले क्या क्या देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य अगर प्रॉफिट कमाना है तो ज्यादा प्राइस रखो, उद्देश्य अगर मार्केट में पकड़ बनानी है तो मिनिमम प्राइस रखो, अगर उद्देश्य है कि भैया बस कंपटीशन इतना दाल पानी चल जाए तो भैया कम प्राइस रखो, क्वालिटी अच्छी रखनी है तो महंगा प्राइस रखो। उसके बाद में प्रोडक्ट कॉस्ट ये बताता है आपको वो प्रोडक्ट कितने का पड़ा, ताकि आप समझ सको कि मिनिमम इतने में तो मैं बेचूंगा ही बेचूंगा। उसके बाद में डिमांड, उस प्रोडक्ट को लेके बाजार में डिमांड कैसी है, अगर डिमांड बहुत अच्छी है तो आप अपना प्राइस मैक्सिमम की तरफ रखो। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, मार्केट में कंपटीशन कैसा है। अगर मार्केट में कंपटीशन बहुत हाई है, तो भैया आप फिर मिनिमम प्राइस की तरफ जाओ, और अगर मार्केट में कंपटीशन बहुत कम है तो आप मैक्सिमम प्राइस की तरफ भी जा सकते हो। उसके बाद गवर्नमेंट रेगुलेशन, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर सरकार ने कुछ नियम बना रखे हैं, जैसे खाने पीने की चीजें, उन्होंने कह रखा है कि भैया ये चीजें ऐसी हैं जो जरूरत की चीजें, आप अंधाधुंध प्राइस नहीं ले सकते हैं। और मान लो आपकी कंपनियां आटा बनाने वाली, तो आपको एक बार सरकार के बनाए गए नियमों को पढ़ लेना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो सरकार के नियम का आप उल्लंघन कर बैठो। मान लो एग्जांपल, सरकार ने कहा भैया 40 रुपए किलो से ऊपर आटा नहीं बिकना चाहिए, ठीक है, आपको पता नहीं था, आपने 50 रुपए किलो का भाव रख दिया। अब भाव रख दिया, अब तो अगले दिन गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ गया कि भैया ऐसा कर रहा, ये क्या कर रहे हो आप, गड़बड़ हो रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट की भी रेगुलेशन आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद में मार्केटिंग मेथड यूज्ड, आपने मार्केटिंग मेथड कौन सा यूज करा है, कैसा यूज करा है।
अगर आपने मार्केटिंग मेथड ऐसा यूज करा है कि जैसे मान लो आप दीपिका पादुकोण से ऐड करवा रहे हो, तो भैया महंगा पड़ेगा, तो आपको फिर वो कस्टमर से ही तो वसूलना है, तो आपको महंगा बेचना पड़ेगा प्रोडक्ट। और अगर आपको लगता है ना रे दीपिका पादुकोण की तो जरूरत ही नहीं है, राह चलती किसी को भी बोल दिया आओ जरा हमारे प्रोडक्ट का ऐड कर दो, तो वो तो 150 में, सॉरी 150 में तो नहीं पर बहुत सस्ता कर देगी, है ना। तो उसमें आपका पैसा कम लगा ऐड कराने में, प्रमोशन कराने में, तो ये आप कस्टमर को फायदा पहुंचा सकते हो अपना प्रोडक्ट सस्ता बेच करके। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा, ये हो गया हमारा बेटा, ये हमारा हो गया मेरे बच्चे प्राइस डिटर्मिनेशन का टॉपिक खत्म। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है हमारे? जी सर जी, इतनी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, हम अपना माल कस्टमर तक कैसे पहुंचाएंगे। तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब पहुंचाएंगे तो वो बात की चीज है, लेकिन उसका प्रोसेस क्या होने वाला है, उसका प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सबसे पहला है ऑर्डर प्रोसेसिंग। देखिए, आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आपके पास कस्टमर का फोन आया, बाबूजी इतना माल चाहिए। तो एक अच्छा व्यापारी वो है जो ऑर्डर आते के साथ ही काम पे लग जाए। यानी ऑर्डर प्रोसेस करने में आप कितना समय लगा देते हो, पता लगा अभी फोन आया 10 दिन में तो उसके ऑर्डर प्रोसेस होने स्टार्ट होते हैं। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ वाली बात होती है। चलो अब आगे की बात कर लेते हैं, और इसे थोड़ा सा पढ़ा भी देता हूं। ऑर्डर प्लेसमेंट फ्लो फ्रॉम कस्टमर टू मैन्युफैक्चरर। कस्टमर अपने मैन्युफैक्चरर को फोन करता है कि हमारे को ये माल चाहिए। A good physical distribution system should provide for an accurate and speedy processing of order। ऑर्डर बड़ी स्पीड से क्या होने चाहिए बेटा, प्रोसेस होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कस्टमर को आप लटकाए जा रहे हो। इन द एब्सेंस ऑफ विच गुड्स वुड रीच द कस्टमर लेट और इन रॉन्ग क्वांटिटी, वरना कस्टमर तक आपका प्रोडक्ट लेट पहुंचेगा या गलत क्वांटिटी में पहुंचेगा, गलत स्पेसिफिकेशन उसने मांगा कुछ, आपने दिया कुछ। दिस वुड रिजल्ट इन कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन विद द चेंजर ऑफ लॉस ऑफ बिजनेस एंड गुडविल। मतलब इससे बिजनेस की गुडविल को भी लॉस पहुंच सकती है। सकती क्या पहुंचेगी। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। Transportation is the mean of carrying goods and raw material from the point of production to the point of sale। आप जहां बैठे हो वहां से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जिस ट्रांसपोर्ट का आप यूज करोगे उसकी बात कर रहा है। It is important because unless the goods are physically made available, the sale cannot be completed। जब तक आप माल नहीं पहुंचा पाए तो आपने क्या ही माल बेचा। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ स्टोरिंग एंड एब्सॉर्बिंग प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट टाइम यूटिलिटी इन देम। वेयर हाउसिंग हम इसलिए यूज करते हैं कि ताकि ना प्रोडक्ट में ना ऐसा होता है बेटा, जनरली होता क्या है कि माल को बनने से और बिकने के बीच में समय होता है। अब समझो जैसे ठंड चल रही है, अब तो जा रही है ऑन लो, ठंड चल रही थी, आपको क्या लगता है जैकेटें ठंड में बननी शुरू होती हैं? जैकेटें शुरू होती हैं बेटा गर्मियों में बननी। इतने दिन वो स्टोर करके रखी जाती है ताकि ऑन टाइम दुकानदार पे माल पहुंचाया जा सके। पता लगा आप सर्दियों में तो तुमने माल बनाना शुरू करा है, तो जैकेट क्या दुकानदार को गर्मियों में पहुंचाओगे? फिर वो बेचेगा गाय को, उसको बिकेगी नहीं, बेचेगा कैसे? तो इसलिए याद रखना एक केस स्टडी बनती है कि टाइम यूटिलिटी के ऊपर अगर केस स्टडी बन जाए तो आंसर उसका वेयर हाउसिंग है। बहुत अच्छे से इसको दिमाग में रखिएगा। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या है, जनरली द लार्जर द नंबर ऑफ वेयर हाउसेज फर्म हैज लेसर वुड बी द टाइम टेकन इन सर्विंग द कस्टमर। वो कह रहा है जितने आप वेयर हाउस ज्यादा रखोगे उतने ही आप कस्टमर को परेशानी कम होगी, उसको आप जल्दी सर्व कर पाओगे। लेकिन यहां पे बेटा आपका खर्चा भी तो हो जाएगा, वेयर हाउस लोगे, किराया दोगे, ठीक है। अब अगर आप वेयर हाउस कम लेते हो तो कस्टमर को प्रॉब्लम आ जाएगी कि आप उसको टाइम पे माल नहीं पहुंचे। तो ये बड़ा आपको सोचना समझना पड़ता है कि मैं उतने ही वेयर हाउस लूं कि मेरे कस्टमर को भी संतुष्टि मिले और मेरा खर्चा भी कम रहे। ये सब डिसीजन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 10 द फर्म हैज टू स्ट्राइक अ बैलेंस। हमें एक बैलेंस बनाना पड़ता है बिटवीन द कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग एंड द लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस।
फॉर प्रोडक्ट रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज, जिसमें आपको लंबे समय के लिए स्टोरेज चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया। द वेयर हाउस आर लोकेटेड नियर प्रोडक्शन साइट, तो माल जहां बन रहा है वेयर हाउस हम लगभग वहीं के आसपास ही लेते हैं। दिस हेल्प इन मिनिमाइजिंग द चार्ज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, सीधी बात है, ठीक है। और दूसरा, ऑन द अदर हैंड, द प्रोडक्ट विच आर बल्की एंड हार्ड टू शिप, मशीन, ऑटोमोबाइल एज वेल एज पेरिशेबल प्रोडक्ट आर केप्ट डिफरेंट लोकेशन नियर द मार्केट। जो चीज, जो प्रोडक्ट जल्दी खराब होने वाले होते हैं ना बेटा, आप उस प्रोडक्ट को वहां स्टोर, उसके लिए वेयरहाउस वहां लेते हो मेरे बच्चे, जहां पे उसका ग्राहक बैठा हुआ है, खरीदार बैठा हुआ है, ताकि जैसे ही ऑर्डर आए तुरंत उसकी दुकान तक माल पहुंच जाए। वरना तो ये माल ऐसा ना हो हमारे पास से तुम्हारे पास पहुंचने में खराबी हो जाए। तो सीधी बात है, अगर आपके गुड्स ऐसे हैं कि भैया लंबे, अब आपको दिमाग में आ रहा होगा एग्रीकल्चर गुड्स सर ये भी तो जल्दी खराब हो जाते हैं। नहीं बेटे, मेरी बात सुनो, गेहूं जो होता है, गेहूं चावल, ये क्या आपको क्या लगता है आज बना है कल आ गया तुम्हारे पास में? ये बेटे 2-2 6-6 महीने पहले स्टार्ट हो जाती है इसकी प्रोडक्शन और स्टोरेज। तो अगर कोई ऐसा है जिसमें लंबे समय का स्टोरेज चाहिए, क्योंकि भैया गेहूं पूरे 12 महीने उगता नहीं है, कुछ समय के लिए उगता है, लेकिन पूरे साल इसका यूज चाहिए हमारे को, पूरे साल इसकी सप्लाई देनी है, तो हम अपने घर के पास ही, यानी मैं मान लो मैं एग्रीकल्चर वाला हूं, मैं गेहूं उगाता हूं, तो मैं जनरली वेयरहाउस अपने घर के पास ही रखूंगा। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे बिजनेस को कर रहा हूं जो थोड़े प्रोडक्ट थोड़े बल्कि हैं, या फिर वो प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाते हैं, तो मैं उसके लिए वेयरहाउस वहां लूंगा जहां उसके कस्टमर बैठे हुए हैं, ताकि वो प्रोडक्ट तुरंत पहुंच सके। ठीक है ना बेटा, आगे चलते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री कंट्रोल, अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्री, डिसाइडिंग अबाउट द लेवल ऑफ इन्वेंट्री। हमारे को इन्वेंट्री रखनी कितनी है? आप इन्वेंट्री ज्यादा रखोगे, आप कस्टमर तक माल टाइम पे पहुंचा दोगे, कस्टमर हमेशा आपका खुश रहेगा। लेकिन आप समझो, अगर माल ज्यादा हुआ उससे प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? जरूरत से ज्यादा अगर माल हुआ तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे पहले एक्सपायर हो सकता है अगर नहीं बिका तो। दूसरा, आपका पैसा फंस गया बड़े लंबे समय तक। तीसरा, चूहे काटेंगे, वेस्टेज होगी। चौथा, आउटडेटेड होता जाएगा। तो इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है कि इन्वेंट्री इतनी रखो कि आपका कस्टमर भी खुश रहे, उस तक माल भी पहुंच सके, और इतनी ज्यादा भी मत रखो कि आपके उल्टे नुकसान होने शुरू हो जाए। तो पढ़िए, अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्री इज डिसाइडिंग अबाउट द level of inventory. Higher the level of inventory, higher will be the level of service to the customer, but the cost of carrying the inventory will also be high. सीधी बात है, because lot of capital would be tied up in the stock, क्योंकि बहुत सारा पैसा उसके अंदर tied up हो जाएगा। उसके बाद चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको बताया सबसे पहले होता है डायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल का मतलब आप ऐसे दिमाग में रख सकते हो, डायरेक्ट चैनल का मतलब हो गया जीरो लेवल। ये मैन्युफैक्चरर है, ये मैन्युफैक्चरर है बेटा, ठीक है, और ये है कस्टमर, और इनके बीच में कोई नहीं है, ये डायरेक्ट आपके घर पे माल पहुंचाते हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा जीरो लेवल। उसके बाद इनडायरेक्ट चैनल में सबसे पहले आता है वन लेवल चैनल। वन लेवल का मतलब आप दिमाग में रखना, एक मैन्युफैक्चरर, ये तो है ही है, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर तो है ही है। अब अगर इनके बीच में एक बंदा बिठा दिया जाए, एक बंदा, उसको बोलते हैं वन लेवल। अगर इनके बीच में 2 बंदे बिठा दिए जाए तो उसको बोलते हैं बेटा 2 लेवल, और अगर इनके बीच में 3 बंदे बिठा दिए जाए तो उसको क्या बोलते हैं बेटा 3 लेवल। अब 1 लेवल में कौन कौन होगा? जैसे सीधा रिटेलर पे, मैन्युफैक्चरर जो होता है सीधा रिटेलर की दुकान पे माल पहुंचा देता है और रिटेलर से कस्टमर अपने घर ले जाता है। 2 लेवल में कौन होगा कि मैन्युफैक्चरर देगा होलसेलर को, होलसेलर देगा रिटेलर को, रिटेलर देगा कंज्यूमर को। दिमाग में रखना, कैसे याद रहेगा? 2 लेवल का मतलब बचेगा तो 4 लोग आ गए, 4 नहीं आ गए, देखो इनको तो आप भूल ही जाओ, ये तो हर जगह होंगे ही होंगे, एक बनाने वाला है, खाने वाला, ये तो होंगे। इनके बीच में कितने बंदे हैं? वो लेवल होते हैं। इनके बीच में एक बंदा है तो 1 लेवल, इनके बीच में 2 बंदे हैं तो 2 लेवल, अगर इनके बीच में 3 बंदे हैं, ये देखो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में कितने बंदे हैं? 1 2 3, तो ये 3 लेवल है। एजेंट, होलसेलर, रिटेलर। मैन्युफैक्चरर अपना माल एजेंट को दे रहा है, एजेंट होलसेलर को दे रहा है, एजेंट होलसेलर रिटेलर को दे रहा है, रिटेलर से कस्टमर ले जा रहा है। आगे चलते हैं,
कंपोनेंट ऑफ प्रमोशन में मतलब हम प्रमोशन किस तरीके से कर सकते हैं। एक होता है बेटा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होता है बेटा, इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे मैंने बैनर छपवा दिया, इम्पर्सनल का मतलब क्या होता है, जिसमें फेस टू फेस नहीं होता हूं मैं, आप अपने बैनर छपवा रहा हूं, उसको बोलते हैं बेटा इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इसके ऊपर केस स्टडी अक्सर देखी गई है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फीचर ऑफ एडवर्टाइजिंग, तो भैया इसके क्या क्या फीचर है। सबसे पहले पेड होते हैं, मतलब हमने पैसे खर्च करने पड़ते हैं इसके लिए। इम्पर्सनल होता है, मतलब फेस टू फेस नहीं होता कि मैं अपने बारे में आपके सामने खड़े हो गए, आप भी मेरे सामने खड़े हो, फेस टू फेस हम बात कर रहे हो, नहीं, वो एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, उसको पर्सनल सेलिंग बोलते हैं, आगे आएगा। उसके बाद आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आईपीएल चलते हैं तो किसी के बैट पे लिखा होता है एमआरएफ, है ना, किसी के जैसे आईपीएल के आगे लगता है टाटा आईपीएल, तो बेटा ये टाटा ने आईपीएल के आगे अपना नाम लिखवाने के करोड़ों रुपए दिए हैं, स्पॉन्सर करवा रहा है वो अपने आप को, जिसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो ये एक एडवर्टाइजमेंट कहलाता है, ये इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। उसके बाद आता है बेटा पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग जिसमें फेस टू फेस, मैं फेस टू फेस आपके सामने हूं, मतलब मैंने अपने लड़के रखे हुए हैं बहुत सारे दुकान पे, और लड़के सीधा कस्टमर से डील कर रहे हैं, उसको बोलते हैं बेटा पर्सनल सेलिंग, ठीक है। पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वर्सेशन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, कि मेरा एक बंदा है ये और बहुत सारे कस्टमर बैठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे कस्टमर, तो ये कस्टमर से डायरेक्टली डील कर रहा है, उसको बोलते हैं बेटा पर्सनल सेलिंग। पर इसके फीचर क्या है, सबसे पहले पर्सनल फॉर्म होता है, डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप, यहाँ पे थोड़ा सा रिश्ता और ज्यादा बेटे क्या होता है, मजबूत हो। तो अब इसके बाद आता है बेटा पब्लिक रिलेशनशिप। पब्लिक रिलेशंस क्या होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में ना, बहुत ज्यादा है। आप देखते होंगे बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपना पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए इस पे पैसा खर्च कर देते हैं। जैसे वो गाड़ी से उतरे और वो कैमरामैन आ गया, टक 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 टक, भाई साहब हमने मतलब बॉलीवुड वाले उसके पैसे देते हैं कि हम आए तो ऐसा एक्ट करना कि आपने हमें पकड़ लिया और आप हमारी फोटो खींच रहे हो जबरदस्ती। ये क्या है, लोग अपनी इमेज क्रिएट कर रहे हैं। तो पब्लिक रिलेशन याद रखना, अपनी कंपनी की इमेज बनाना या अपने प्रोडक्ट को लेके बाजार में पॉजिटिव इमेज बनाना, उसको बोलते हैं बेटा पब्लिक रिलेशन। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कोई भी गाड़ी आप उठा लो, है ना, जैसे चलो क्रेटा उठा लेते हैं, तो क्रेटा ने अपनी, या चलो स्कॉर्पियो उठा लेते हैं, स्कॉर्पियो ने अपनी इमेज क्या बना रखी है मार्केट में, दमदार गाड़ी, बदमाशों वाली गाड़ी। तो ये भैया जहां पे होता है ना कि भैया थोड़े से भी हैं कुछ बंदे, स्कॉर्पियो लेंगे भाई, स्कॉर्पियो लेंगे भाई। तो पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है बेटे अपने प्रोडक्ट की, ध्यान से सुनो, कहा ये ना, अपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट की इमेज को बनाना, कंपनी की इमेज को बनाना, किसकी आंखों में, इन द आईज ऑफ द पब्लिक, दैट इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशनशिप। एग्जाम्पल, स्पॉन्सरिंग स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट, कॉन्ट्रीब्यूटिंग मनी एंड टाइम फॉर एनवायरमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब हम अपने, जैसे मान लो मैं अपने प्रोडक्ट, अपनी इंस्टीट्यूट को प्रमोट करने के लिए मैंने कहा चलो नाम हो जाएगा, थोड़ा सा भंडारा करवा दो, बार बार भंडारा, तो लोगों के दिमाग में मेरे को लेके एक इमेज क्रिएट हो रही है, मेरे इंस्टीट्यूट की तरफ उनकी पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो रही है। तो अपने कंपनी के प्रति या अपने प्रोडक्ट के प्रति एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशन। दे आर स्पेशली यूजफुल व्हेन देयर इज अ नेगेटिव पब्लिसिटी अबाउट द कंपनी, और ये खास तौर से जब तो बहुत काम आती है अगर आपकी कंपनी को लेके इस समय मार्केट में नेगेटिविटी फैली हुई है। टू ensure that negative publicity does not take place at all. Public relation management can be performed by the marketing department, a separate department। मतलब इस फंक्शन को कौन कौन कर सकता है, पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए जिम्मेदारी किसको दी जाती है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी दी जा सकती है, या इसके लिए कोई एक सेपरेट डिपार्टमेंट भी बनाया जा सकता है। Their main task is to disseminate information and build goodwill about the business। इनका काम ही ये होता है कंपनी की गुडविल को बाजार में बनाए रखना। द वॉइस ऑफ द जनरल पब्लिक इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज दे मे इंटरेस्टेड इन द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट एंड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। क्योंकि बेटा पब्लिक की ओपिनियन को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल
कर पाती है। कंज्यूमर एक्टिविस्ट ग्रुप नीड टू बी सेटिस्फाइड बिकॉज दे कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द सेल ऑफ द फर्म प्रोडक्ट डायरेक्टली बाय अर्जिंग कस्टमर टू रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग देम और थ्रू इम्पोजिशन ऑफ लॉ। क्या कह रहा है जानते हो? आपको किसको खुश करके रखना जरूरी है? कंज्यूमर एक्टिविस्ट को। कंज्यूमर एक्टिविस्ट कौन होते हैं? जैसे आपने सुना होगा वुमेन के लिए वुमेन सेल बनी हुई है, ऐसे कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर सेल बनी हुई है। इनको संतुष्ट रखना बहुत जरूरी है, वरना ये आपके धंधे को चौपट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाजार में न्यूज फैला दी कि भैया हम कंज्यूमर सेल वाले हैं, हम कंज्यूमर के प्रति काम करते हैं, कंज्यूमर से हम आग्रह करते हैं कोई प्रोडक्ट इस कंपनी का मत खरीदो, इसमें तो बहुत गंदी गंदी चीजें मिली हुई हैं। या कोई नियम कानून ऐसा कंपनी के आगे लगा के रख देंगे कि आप अपना प्रोडक्ट ही नहीं बना पाओगे। जैसे आपने देखा होगा वो मैगी कभी किसी टाइम पहले बैन हुई थी, है ना, तो उसमें कि भैया इसमें तो प्लास्टिक डलती है और ऐसा डलता है वैसा डलता है वाला दिखाना। तो आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है, कंज्यूमर एक्टिविस्ट का बहुत ध्यान रखना है। इसके ऊपर केस स्टडी बन सकती है, ये याद रखिएगा। उसके बाद में हमारा 8 टॉपिक इस चैप्टर की शुरुआत में था, फीचर ऑफ मार्केटिंग। तो फीचर ऑफ मार्केटिंग क्या है? सबसे पहले हम नीड एंड वांट समझते हैं, मार्केट में कस्टमर की क्या जरूरत है वगैरह वगैरह। फिर हम उसी नीड के आधार पर मार्केट में ऑफर करते हैं अपना प्रोडक्ट कि हमने जो आपकी नीड को समझते हुए ये प्रोडक्ट डिजाइन करा है, आप इसे खरीदें और अपनी जरूरत को पूरी करें। कस्टमर वैल्यू, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कस्टमर जब वो पैसा आपको दे तो कस्टमर को बदले में उतने पैसों के बदले उसकी चीज भी मिलनी चाहिए। वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, वरना आपका प्रोडक्ट वो दोबारा नहीं खरीदेगा। शायद एक बार तो खरीद ले, अगली बार कहे ना भैया महंगा है, कोई फायदा नहीं है, पैसा वसूल नहीं हुआ। तो आपको कस्टमर वैल्यू का खास ध्यान रखना है कि कस्टमर आपका किसी प्रकार से असंतुष्ट ना रह जाए। A buyer will purchase the product only if it perceived to be giving greatest benefit or value for money। यानी जितना वो पैसा खर्च कर रहा है उसके बदले उसको उतना बेनिफिट मिले तभी वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो याद रखिएगा, कस्टमर को खुश करना आपकी जिम्मेदारी है बेटा। और उसके बाद एक्सचेंज मैकेनिज्म, द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर मनी और समथिंग कंसिडर वैल्यू बाय पीपल। ये तो मैंने इसको परिभाषा में बताया था कि मार्केटिंग के अंदर हम प्रोडक्ट का एक्सचेंज भी करते हैं पैसों के बदले या पैसों की जगह कोई और चीज। जैसे मैंने कहा आप मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ते हो, आपने कहा सर फीस की जगह गोल्ड की अंगूठी दे दूं, मैंने कहा दे दो। एक्सचेंज इज रेफर टू द एसेंस ऑफ मार्केटिंग। फॉर एनी एक्सचेंज टू टेक प्लेस इट इज इंपॉर्टेंट दैट फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। क्या कंडीशन? इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 पार्टी, 2 पार्टी होनी जरूरी है जब ये एक्सचेंज होगी। एक सिंगल पार्टी अपने आप से थोड़ी चीज एक्सचेंज करेगी। ईच पार्टी शुड बी कैपेबल ऑफ ऑफरिंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू द अदर। और दोनों पार्टी कैपेबल भी होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल समझो, कैपेबल का है कि एक दूसरे को कुछ ऑफर कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल समझो, आपने भिखारी को बिस्किट दिया, आपने तो अपनी तरफ से कोई सामान दिया, क्या वो आपको कोई सामान दे रहा है बदले में? पैसे दे रहा है कोई? सर वो दुआएं दे रहा है, दुआओं की बात मत करो, उसे साइड रखो फिलहाल। क्या वो बदले में आपको कुछ दे रहा है? नहीं दे रहा। एक्सचेंज नहीं हो रहा दोनों तरफ से, दिस इज नॉट मार्केटिंग। ये मार्केटिंग नहीं है। तो पेपर में इस तरीके से केस स्टडी बना के आती है, मैं सब करवाऊंगा केस स्टडी वगैरह। अभी आप पहले चैप्टर क्लियर करो, फिर केस स्टडी के बारे में केस स्टडी भी अच्छे से क्लियर करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, चिंता ना करें। तो बेटा ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। एक बड़ा चैप्टर था, बस अब हमारा एक चैप्टर पेंडिंग बच रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। वो भी मैं बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। सी इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे बच्चों।